Hey everybody, welcome back to the Layman Way and welcome to this new module जहाँ पे हम ratios and proportions को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम्स को ख़त्म किया था और उसके क्वेश्चंस आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जो PYQs हैं, है ना, जो PYQ वाली सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है उसको भी साथ साथ करते रहिए, है ना। तो क्या होगा, इससे एक कनेक्ट बनता रहेगा थ्योरी और PYQs में। ऑल्दो जो PYQs वाले लेक्चर्स हैं उसमें भी थ्योरी को थोड़ा थोड़ा कवर किया गया है वो उस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले, सो यू विल नॉट फील कि आप डिसकनेक्टेड हो थ्योरी से, तो प्लीज़ डू दैट एज वेल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट मी दैट यू कैन पॉज द स्लाइड एंड पॉज द वीडियो एंड नो मोर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड टुडेज कोट इज़ समटाइम्स द क्वेश्चंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड द आंसर्स आर सिंपल, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जितना बड़ा क्वेश्चन और टफ दिखता है बाहर से उतना टफ होता नहीं है ना, उतना ही वो सिंपल होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसे बड़े क्वेश्चन में ना ज़्यादा दी रहती है और जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी रहती है तो हमको सोचना कम पड़ता है और आंसर आ जाता है तुरंत, ठीक है। चलिए रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारी जो लर्निंग्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, थोड़ा रेशियोज होते क्या हैं, फिर टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फिर कंपैरिजन पढ़ेंगे कि रेशियोज को कंपेयर कैसे करते हैं, प्रोपोर्शंस को पढ़ेंगे, फिर हम वेरिएशंस को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक रेशियो होता क्या है, व्हाट इज़ अ रेशियो। तो रेशियो इज़ अ कंपैरिजन और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कंपैरिजन होता है ना, रेशियो हम लेते हैं इसलिए क्योंकि हमको कंपेयर करना होता है, और सेम काइंड की होती है। क्या मतलब है इसका, कि जैसे मान लो मैं एक एक लड़का है ना, एक लड़का है वो चल रहा है कुछ लेट्स से 2 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, है ना, और एक लड़का बी है जो चल रहा है लेट्स से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो जब हम रेशियोज़ लेंगे, है ना, तो हम इसकी स्पीड और इसकी स्पीड को कंपेयर करेंगे, है ना। तो लेट्स से ये अगर ए है और ये अगर बी है, तो मैं अगर बोलूँगा कि द रेशियो ऑफ स्पीड्स इज़, तो आप बोलोगे कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज़ टू बी इज़ 2:3। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इस साइन से, है ना। दिस मीन्स कि द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:b, ठीक है। अब बात यह है कि हमने इसमें स्पीड को कंपेयर किया, तो स्पीड एज अ, इसमें भी हमने स्पीड लिया और इसमें भी हमने स्पीड लिया, ठीक है। अब मान लो कि ये लेट्स से ये ए जो है वो 3 घंटे में इसको कवर करता है और ये 2 घंटे में कवर कर देता है ना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि आप रेशियो मेरे को बताओ किसका, ए के टाइम का और बी के स्पीड का, है ना। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। यहाँ पे 3 घंटे है और यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर है ना। तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो गई, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे स्पीड है, तो हमारा मोटिव जो था कंपेयर करने का वो चला गया। क्यों? क्योंकि हम जब रेशियोज़ लेते हैं तो हमारा मकसद ये रहता है कि लेट्स से जहाँ जब हमने ए की स्पीड और बी की स्पीड को कंपेयर किया, इसका रेशियो आया 2:3। इसका मतलब ये है कि ए की जो स्पीड है दैट इज़ 2/3 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है ए और बी की स्पीड में, समझ में आ रहा है। तो हमको पता चला कि ए की जो स्पीड है वो बी से कम है, बिकॉज ए इज ट्वाइस 2/3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बी, राइट। अगर ये जो 2/3 है दैट इज इक्वल टू 0.6, है ना, तो मतलब ए जो है वो बी से कम है, समझ में आया। तो रेशियोज़ का जो बेसिकली मोटिव होता है दैट इज़ टू कंपेयर थिंग्स, है ना। और कंपैरिजन होता है दो सेम क्वांटिटीज़ के बीच में, नॉट बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। रेशियो आप ले सकते हो एंड आपको यही ध्यान रखना है कि जो रेशियो होता है दैट इज़ उसका कोई यूनिट नहीं होता है ना, क्योंकि हमने ऊपर भी स्पीड लिया था नीचे भी स्पीड लिया था, है ना। तो जो यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड था या फिर सॉरी किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर था, तो ये दोनों यूनिट सेम है, तो ये दोनों यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। तो रेशियो जो जनरली होते हैं रेशियोज, उनका कोई यूनिट नहीं होता, है ना। वन क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ अनदर। जैसे हमने देखा ए इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ बी था, है ना। इसका मतलब ये है कि ए इज टू बी का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 2:3। समझ में आया। तो हम कंपेयर करते हैं कि ए जो है वो 2/3 टाइम्स है बी का, है ना, तो कंपेरिजन आ जाता है।
वी राइट रेशियो ऑफ ए एंड बी एज ए इज टू बी, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जब मान लो दो रेशियोज हमको दिए रहते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, तो दैट इज़ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। मान लो दो रेशियोज हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से 2/4 है ना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3/6। तो ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, क्यों? क्योंकि 2/4 भी 1/2 आता है और 3/6 भी 1/2 आएगा, है ना। तो बोथ ऑफ दिस रेशियोज आर इक्वल। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये दो रेशियोज जो हैं 2/4 एंड 3/6 दे बोथ आर इक्वल, है ना, दे बोथ आर इक्वल। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें जब व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, तब हम क्या बोलते हैं कि A इज़ टू B इज इक्वल टू C इज टू D एंड ऑल ऑफ दीज फोर आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। A इज टू B, A B C D आर इन प्रपोर्शन। ये टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स अभी हम बात कर रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते जैसे अभी लिखा हुआ है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A इज टू B, है ना, फिर यहाँ पे 2 सेमीकोलन बनते हैं और फिर C इज टू D आता है। इसका मतलब होता है ये ऊपर वाला, ठीक है। A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई टी। वेन टू रेशियोज आर इक्वल, देन द टर्म्स ऑफ द रेशियो A B C D आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। और प्रपोर्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, है ना, इस टाइप से। ये जो डबल सेमी कोलन दिख रहा है ना, डबल कोलन दिख रहा है आपको, इस टाइप से। तो जब भी आपको कभी ऐसे दिख जाए A इज़ टू B, फिर ऐसे डबल कोलन और C इज़ टू D, दैट मीन्स कि A B C D आर इन प्रपोर्शन एंड दिस मीन्स दैट A बाई B इज इक्वल टू C बाई D मैथमेटिकली, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इतना समझ में आ गया? सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। टू सिमिलर क्वांटिटीज़ आर कंपेयर्ड बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी विद अनदर। तो सिंपल है, जब हमने A की स्पीड देखी और B की स्पीड देखी, तो हमने A की स्पीड को डिवाइड किया B की स्पीड से, तो हमारी रेशियो आ गया दोनों के बीच में और हमने उसको कंपेयर कर लिया। तो वही सिंपल बोल रहा है। अब कुछ टर्म्स हैं। A इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट, द फर्स्ट टर्म, एंड B इज़ द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो रेशियो में A इज टू B जब हम लिखते हैं तो A को बोलते हैं हम एंटीसीडेंट और B को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। समझ में आ गया? A को हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट और B को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कुछ। तो जब हम पीछे नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें फ्रैक्शंस का बात किया था, है ना। A बाई बी, हमने ऐसे बहुत फ्रैक्शंस देखे थे। जब हमने ये रैशनल नंबर देखा था P बाई क्यू, है ना, तब हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे और हमने उसमें एक ये भी ऑपरेशन किया था, आपको याद है, जब हम रैशनलाइज कर रहे थे डिनोमिनेटर को। जब हम ऐसे कर रहे थे, रैशनलाइज कर रहे थे डिनोमिनेटर को, तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया था? नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दिया था और ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। सेम क्वांटिटी से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये कट के एक्चुअली 1 ही आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 1/√2, है ना। तो हम 1/√2 को ऐसे भी लिख सकते हैं और जब हम इसको ऐसे लिखते थे तो डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो जाता था और ये √2/2 आ जाता था, ठीक है। सेम चीज़ रेशियोज में भी होती है, क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन ही तो होता है एक तरीके से। A बाई बी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम ऊपर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो भी रेशियो सिमिलर रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? MA/MB, ठीक है। और सिमिलर चीज़ हम क्या कर सकते हैं? M से डिवाइड भी कर सकते हैं। ऊपर भी सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे और अगर नीचे भी हम सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तब भी रेशियो सेम रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा, मतलब A/M/B/M, है ना। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें हम ये क्या बोल सकते हैं? अब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइप से हम इसको लिख देते हैं ना, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब है ना। तो अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा A/B A/M, है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, ये थोड़ा गलत लिख दिया है इसमें, A/M इज टू B/M, A/M इज इक्वल टू B/M, ये तो गलत हो गया। मतलब इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, A/M/B/M, ये क्या है? ये बेसिकली एक रेशियो ही तो है ना, ये रेशियो ही तो है। जैसे हम A/B को लिखते हैं, जैसे हम A/B को लिखते हैं A/B, है ना, वैसे ही A/M इज टू B/M को क्या लिखेंगे? A/M रेशियो ऑफ B/M, है ना। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। जैसे इसको लिखते हैं ना, वैसे ही M से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी M से डिवीजन हो जाता है ना। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। आप रेशियोज के साथ कुछ भी कर सकते हो अनटिल अनलेस आप उसके वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, है ना। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल A/B है ना,
ए बाई बी, इसको ये आता कहाँ से है, ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आती है कि ए बाई बी इज सेम एज ए बाई बी इंटू वन, है ना। अब हम वन को तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, हम वन को ये भी लिख सकते हैं √2/√2, हम वन को कुछ भी लिख सकते हैं, हम वन को 3/3 माइनस √2/3 माइनस √2 भी लिख सकते हैं। जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम है तब तक वन आएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, सिर्फ ऐसा नहीं है m है, कुछ भी कर सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है। रेशियोज ऑफ a एंड b इज रिटन एज a:b एंड मेजर्ड एज a/b, है ना। तो फ्रैक्शन जब हमको करना रहता है तो हम a/b मेजर करते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये क्वेश्चंस में यूज़ होती है। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर इन रेशियो a:b, then the first and the second quantities will be a by a plus b times and b by a plus b times the sum of two quantities। क्या मतलब है और इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो, अब ये बोल रहा है कि अगर दो क्वांटिटीज़ लेट्स से x और y है ना, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको 50 रुपये, है ना, 50 रुपीज़ दो लोगों में डिवाइड करना है, ए और बी में, है ना। और ए और बी में ऐसे डिवाइड करना है सच दैट जो इसके पास पैसा आएगा, मान लो इसके पास x आता है और इसके पास y आता है, ये जो दोनों के पास पैसा है दैट शुड बी इन द रेशियो 2:3, ठीक है, समझ में आया। इस केस में क्या है, और ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर इन द रेशियो a:b, तो यहाँ पे a:b क्या है, जो पैसा ए के पास है और पैसा b के पास है, ये दोनों किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है, ठीक है। और दोनों के पास अगर सम हम देखें x प्लस वाई टोटल कितना है, जो टोटल पैसा है ए और बी मिला के वो 50 रुपये ही तो होगा, क्योंकि हमने 50 रुपये को तो डिवाइड किया ना। मेरे पास 50 रुपये हैं, मेरे को उसको डिवाइड करना है ए और बी में, ऐसे डिवाइड करना है कि ए के पास जितना पैसा है और बी के पास जितना पैसा है वो रेशियो हो किस में, 2:3 में, है ना। समझ में आ गया। ये एप्लीकेशन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि अब हमको x के पास पैसा निकालना है कितना है और y के पास, मतलब a के पास पैसा निकालना है कितना है और b के पास पैसा निकालना है कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे, कैसे, a बाई ए प्लस बी टाइम्स ऑफ सम ऑफ टू क्वांटिटीज़। मतलब अगर हम, मेरे को a के पास पैसा निकालना है तो दैट वुड बी इक्वल टू 2/2 + 3 इंटू टोटल सम कितना है, सम 50 है ना। सम मतलब टोटल सम कितना है, टोटल सम 50 है, 50 रुपये को डिवाइड किया था तो टोटल a प्लस बी के पास टोटल मिला के पैसा कितना है, 50 रुपये। तो ए के पास कितना पैसा हो जाएगा, 2/5 इंटू 50, दैट इज हाउ मच, दैट इज 20 रुपीज़, है ना। और बी के पास कितना पैसा हो जाएगा, b बाई ए प्लस बी टाइम्स, दैट इज 3/2 + 3 टाइम्स इंटू 50, दैट इज इक्वल टू कितना, 30 रुपीज़, है ना। अब b के पास 30 रुपीज़ आ गया, a के पास 20 रुपीज़ आ गया, तो a बाई बी निकालो कितना आएगा, 20:30, दैट इज इक्वल टू 2:3, 2/3, इसको ही तो हम बोल रहे हैं 2:3, है ना। समझ में आया। तो ये इसका एप्लीकेशन है। अब ये यही चीज़ बोल रहा है कि अगर दो क्वांटिटीज़ रेशियो a:b के रेशियो में है, मतलब इफ़ टू क्वांटिटीज़ a बाई b आर इन द रेशियो स्मॉल a:b, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकेंड क्वांटिटीज़, इसकी हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ये तो रेशियो है। अब मेरे को a की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है और b की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा। तो जनरली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये चीज़ है, ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था ना, a बाई बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू ma बाई एम बी, है ना। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली मान लेते हैं कि a की जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट इज़ a इंटू एक्स, एक्स इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है ना, ये कॉन्स्टेंट है। एंड b इज़ इक्वल टू b इंटू एक्स, और ये भी कांस्टेंट है, ये सेम कांस्टेंट है। जैसे हमने पीछे देखा था, जैसे हमने जब पीछे पैसे को डिवाइड किया था तो हमने देखा था ना, a:b क्या आ रहा था, a क्या आया था, 20 आया था हमारा, और b क्या आया था, 30 आया था। तो यहाँ पे कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेंट क्या होगा, 10 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, 10 हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमको इस कांस्टेंट को निकालना है ताकि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए 2 इंटू एक्स, दैट इज़ 20, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम जनरली इसको एक कांस्टेंट से ले लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि अगर मेरे को ये दिया हुआ है, लेट्स से मेरे को ये दिया हुआ है कि टू क्वांटिटीज़ a एंड b आर इन द रेशियो स्मॉल a टू स्मॉल b, तो मैं ये मान लूँगा कि जो a है दैट इज़ इक्वल टू ax और b इज़ इक्वल टू b एक्स।
जहाँ पे x जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है ना, जो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, जो सम की बात कर रहा है, सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ कितना होगा, सम ऑफ a प्लस बी कितना होगा, टोटल सम कितना होगा, टोटल सम होगा a प्लस बी एक्स, करेक्ट, यही होगा टोटल सम, है ना, टोटल सम यही होगा, है ना, a प्लस बी एक्स, दिस इज द टोटल सम ऑफ द क्वांटिटीज दैट इज t, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल गया कि a प्लस बी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू टोटल सम, है ना, t, तो यहाँ से x कितना आ गया, टोटल सम बाय a प्लस बी आ गया, है ना, यही तो आया। और a क्या है, व्हाट इज a इज स्मॉल a इंटू एक्स, और x क्या आ गया हमारा, x आ गया ये, यहाँ से ये रख दो a इंटू टी बाय ए प्लस बी, है ना, दिस इज इक्वल टू a बाय ए प्लस बी इंटू टी, टी इज़ द टोटल सम, और वो यही बोल रहा है कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बाय ए प्लस बी टाइम्स, जो कि ये हमने निकाला, है ना, ए बाय ए प्लस बी टाइम्स ऑफ टोटल सम, दैट इज सम ऑफ द टू क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसे ही ये आया है, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही ये आया है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में ये ऑलरेडी ऐसे याद कर, मतलब ऐसे आपको याद कर लेना है, मैंने आपको बता दिया ये आया कैसे है ना, एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर थोड़ा तेज़ी से क्वेश्चन करना है तो आप ये ऐसे ऑलरेडी इम्प्लाई कर सकते हो, ऑलरेडी अपनी जो क्वेश्चन है उसमें इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मेरे को अभी पुराना ही वाला मैं एग्जाम्पल दे दूँ, तो मैंने आपको क्या बोला कि 50 रुपीज़, मेरे को 50 रुपीज़ डिवाइड करना है ए और बी में, सच दैट द रेशियो ऑफ मनी दैट ए एंड बी रिसीव इज 2:3, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्टली बोल सकते थे, अब मेरे को मैं आपसे क्वेश्चन मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि ए के पास कितना पैसा होगा और बी के पास कितना पैसा होगा, तो आप तुरंत ये यूज़ करके बता सकते थे, कैसे कि सर टोटल मनी 50 रुपये है ना, और मेरे को रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो 2 के पास कितना पैसा होगा, 2/2 + 3 × 50, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 20 रुपीज़। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, है ना। ऐसे ही बी के पास कितना होगा, जो बी का रेशियो था 3 बाय टोटल सम ऑफ द रेशियोज दैट इज 2 + 3 दैट इज 5 × 50, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज़। आर वी क्लियर ऑन दिस, है ना, समझ में आ रहा है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ तो नहीं है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी दो क्वांटिटीज़ ए और बी A/B रेशियो में डिवाइडेड हैं, तो हम क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं, a बाय ए प्लस बी टाइम्स जो टोटल सम होता है क्वांटिटीज़ का वो, है ना, और b कैसे निकालेंगे, b की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, b बाय ए प्लस बी टाइम्स द टोटल सम ऑफ द क्वांटिटीज़, ठीक है, समझ में आ गया। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़ कैन बी फाउंड ओनली व्हेन बोथ क्वांटिटीज़ आर ऑफ सेम काइंड, है ना। तो हमने देखा था स्पीड इज टू स्पीड का ही आप रेशियो ले सकते हो, आप स्पीड इज टू टाइम का रेशियो नहीं ले पाओगे, है ना। स्पीड इंटू स्पीड बाय टाइम करोगे तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, दैट इज नॉट अ रेशियो, है ना। आप बोलोगे अरे सर हम ये तो करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, हम तो क्वेश्चन करते थे ऐसे, डिस्टेंस इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस है, यहाँ स्पीड है, ऐसे कैसे रेशियो आ गया। तो ये रेशियो नहीं है, ये फ्रैक्शन है। मतलब रेशियो तब हम बोलते हैं जब दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो, तो इसको हम रेशियो बोलेंगे, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। फ्रैक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग दैन रेशियो, ठीक है। और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है ना, समझ में आ रहा है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड लेट से किलोमीटर पर आवर में, तो ये जो फ्रैक्शन है इसका यूनिट है दैट इज़ आवर, है ना, इसका एक यूनिट है जो कि टाइम आ रहा है दैट इज़ आवर, तो ये कोई रेशियो नहीं है, ठीक है। रेशियो क्या होगा, जब हम स्पीड कंपेयर करेंगे, स्पीड बाय स्पीड 1 और स्पीड 2, तो वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, करेक्ट, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो तब होता है जब जो ए और बी है उसका HCF 1 हो। तो जैसे कि सिंपल है, A/B हमको लिखना था, A/B का रेशियो है ना, तो हम A/B लिखते हैं। अब ए और बी में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1, तो हम उसको बोलते हैं सिंपल रेशियो। जैसे 3/4 सिंपल, ये हो गया, और कुछ दे देते हैं, 3/7 हो गया। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है ना, और कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं। 3 को आप लिखोगे 3 × 1, 7 को आप लिखोगे 7 × 1, तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ऐसे रेशियोज़ को हम बोलते हैं क्या, सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो। अगर HCF 1 नहीं है तो क्या होगा, अगर HCF 1 नहीं है
तो HCF 1 नहीं है तो कुछ और HCF होगा, उससे डिवाइड करो, जैसे 4 और 6। तो 4 को जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 और 6 को लिखोगे 2 इंटू 3। तो यहाँ पे HCF क्या होगा, यहाँ पे HCF होगा 2। तो अब इस HCF से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब इसको सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। आर वी क्लियर ऑन दिस? हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो अगर HCF 1 नहीं है तो आप क्या करो, आप उसको सेम जो भी HCF है उससे डिवाइड करके उसको आप सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट्स डू दिस एग्जाम्पल ऑफ 81:93, है ना। अब 81:93 है। 81 हम लिखते हैं, व्हाट इज 81? 81 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 या फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 9 इंटू 9 81 आएगा। 93 को अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीपल आएगा तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 31 आएगा। 31 इज़ अ प्राइम नंबर, इसके बाद तो कुछ होगा नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ऊपर 27 आ जाएगा, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो इस चीज़ का सिंपल फॉर्म क्या है, 21/31। समझ में आ गया, सिंपल था। अब कंपेयर करते हैं हम रेशियोज़ को, कि दो रेशियोज़ अगर मेरे पास हैं तो उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो मेरे पास एक रेशियो है A:B और दूसरा रेशियो है C:D। दे कैन बी कंपेयर्ड इफ A/B इज़ ग्रेटर दैन C/D, देन A:B इज़ ए और बी का रेशियो बड़ा है सी और डी के रेशियो से। जैसे हम फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं ना, वैसे ही कंपेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे हम फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं वैसे ही कंपेयर करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 है, हमने पिछला वाला एग्जांपल लिया था 3/4, और लेट्स से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/2। ये तो मेरे पास रेशियो हैं 3:4 और 1:2। अब इस मेरे को इसको कंपेयर करना है, तो इसके हम फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3/4 कितना आएगा, 0.75, है ना। ये 0.75 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 0.5। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से ये बड़ा है। तो 3:4 का जो रेशियो है वो 1:2 से बड़ा हो जाएगा, करेक्ट। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप फ्रैक्शन नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। ऐसा होगा, आप बहुत बार फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे, तो क्या करोगे। तो देखो, तो ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से 3/4 है, ठीक है, और लेट्स से दूसरा एग्जांपल है 5/7। इन दोनों को मेरे को कंपेयर करना है और मैं अभी फ्रैक्शन नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं इसको डेसिमल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करूँगा। तो मैं स्मार्टली इसको कैसे कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो, पिछले लेक्चर में ही बताया है, जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो क्या फाइंड करो, कॉमन ग्राउंड, करेक्ट। कॉमन ग्राउंड फाइंड करो तो ईजी हो जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या कॉमन करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे, क्योंकि एक फ्रैक्शन है ना। तो डिनोमिनेटर को अगर हम कॉमन कर देंगे, है ना, डिनोमिनेटर को अगर हम कॉमन कर देंगे तो न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा उसका फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल है, हमको डेसिमल निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और हमको अगर डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, हम क्या ले रहे थे वहाँ पे, एलसीएम। वहाँ पे हम ऑर्डर का एलसीएम ले रहे थे पिछले लेक्चर में, इसमें हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा एलसीएम। तो 3, और मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें नीचे 7 मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई कर दूँगा। और 5/7 में भी मैं क्या करूँगा, नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि मेरे को 28 लाना है, और ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना। सिमिलर फ्रैक्शन रहेगा, ये भी वही रहेगा, क्योंकि 4/4 आ रहा है और यहाँ पे 7/7 आ रहा है। तो 7 3 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 4 20, और नीचे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया फिर से, है ना, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है ना। दोनों में जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। और ऐसे ही अगर मान लो मैं न्यूमरेटर सेम कर देता तो क्या होता, तो उल्टा हो जाता। उल्टा मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा, है ना। इसी चीज़ में अगर मैं न्यूमरेटर, मान लो कोई बंदा बोलता है कि नहीं मैं डिनोमिनेटर सेम नहीं करूँगा, मैं न्यूमरेटर सेम कर दूंगा, तो आप न्यूमरेटर सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 5 का कितना होता है एलसीएम, 15 होता है। तो हमको 15 लाना है, तो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 15/20। और ऐसे ही हम यहाँ पे भी ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15/21। तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन में कम होगा। लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमने ऑलरेडी कंपेयर कर दिया। अब आपका होमवर्क ये है कि आप मेरे को 4/5 और 18/25 को कंपेयर करके बताओगे, करेक्ट। 4/5 और 18/25 को आप खुद से कंपेयर करोगे और देखोगे कि कैसे हम सेम, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा।
इसमें ऊपर नीचे 5 से कर दो, है ना, तो ये तो नीचे 25 आ गया, यहाँ 20 आ गया, ऐसे ही दिख रहा है ये ज़्यादा है। तो इससे अपने टफ एग्जाम्पल ऑलरेडी कर लिया है, तो आप थोड़े और एग्जाम्पल कर लेना घर पे, है ना। अब कुछ टाइप्स ऑफ रेशियोज़ की बात करते हैं। तो अगर एक कोई ऐसा रेशियो है जैसे 4:3, जिसमें ए जो है वो बी से बड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। बस ये टर्म्स हैं जो डिफाइन कर लेते हैं हम, सिंस बेसिक से चल रहे हैं तो हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर रेशियो ऑफ ए टू बी में ए बड़ा है बी से, तो उसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर ए बी के बराबर है तो उसको हम इक्वालिटी बोल देते हैं। करेक्ट, बस यही है ना। और अगर एक छोटा है तो हम उसको लेसर इनइक्वालिटी बोल देते हैं ना। ग्रेटर मतलब अगर ए बड़ा है बी से तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, ए अगर छोटा है बी से तो लेसर इनइक्वालिटी, और अगर ए बी के बराबर है तो इक्वालिटी हो जाएगा, है ना, रेशियो ऑफ इक्वालिटी हो जाएगा। अब एक चीज़ और है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो ये है ए बाय बी अगर है ना, इसमें अगर हम लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे मान लो ए बाय बी है, करेक्ट। अब लेट से इसमें मैंने सेम क्वांटिटी ऊपर भी ऐड कर दी a+1 और नीचे भी ऐड कर दी b+1, तो क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? कैन वी कंपेयर बोथ ऑफ दिस? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक रेशियो है a बाई बी, जिसको हमने एब्सोल्यूट फॉर्म में एज अ फ्रैक्शन लिख दिया a बाई बी, उसमें हमने ऊपर भी सेम क्वांटिटी ऐड कर दी 1 और नीचे भी सेम क्वांटिटी ऐड कर दी 1, तो रेशियो कैसे कंपेयर होगा? तो आप मान लो आपको ये नहीं आता है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे, और ये एग्ज़ाम में आ जाता है ना, तो आप पता है क्या क्या करना उस टाइम। आप कभी भी जैसे ए और बी का फॉर्म होता है ना, तो आप उसको एक वैल्यू दे दो, असाइन कर दो। तो लेट से ए बाई बी जो है, अब इसमें अलग अलग केसेज आ जाएंगे, जैसे जिसमें ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी, ये 3 केसेस बन जाएंगे। तो आप एक एक करके इसमें वैल्यू असाइन कर दो। तो लेट से मैं ऐसे लेता हूँ, मैं 4/3 ले लेता हूँ, है ना, मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ 4/3, है ना, जिस ये वाला केस में ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इसमें मैं ऊपर 1 ऐड कर देता हूँ 5 और नीचे भी 1 ऐड कर देता हूँ 1, मतलब ऊपर 1 ऐड किया तो 5 आ गया, नीचे ऐड करूँगा तो 4 आ जाएगा। करेक्ट। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे कंपेयर करोगे? वैसे ही जैसे हमने किया था, तो डिनोमिनेटर को सेम कर दो, 4/3 है, ऊपर 16 नीचे 12, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 15 नीचे 12, तो कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b, है ना, अगर a इज़ ग्रेटर देन b है और हमारा रेशियो a:b है, तो अगर हम सेम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करते हैं, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा होता है। और अब हम करते हैं इक्वल टू है, अगर a इज़ इक्वल टू बी है तो वो तो 1 ही आ जाएगा, है ना, तो इसका कोई सेंस नहीं है। a इज़ लेस देन b की बात करते हैं, a इज़ लेस देन b में लेट्स डू दिस, उसका उल्टा कर देते हैं, 3/4 कर देते हैं। अब इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो 4 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा। आप कंपेयर करो उसको, 20 है, 15 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे से 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और ऐसे ही यहाँ नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 20। तो इस केस में दूसरा वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो अगर a इज़ लेस देन b, देन वी कैन से दैट a बाई बी इज़ लेस देन a+1/b+1। अब इस 1 को अगर आप और किसी भी कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे, पॉजिटिव कांस्टेंट से, तो भी ये जो कंपैरिजन है वो होल्ड रहेगा, होल्ड ट्रू रहेगा। समझ में आ रहा है? ये हमको एज इट इज़ याद कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ आप एग्ज़ाम में करोगे तो लेट हो जाओगे, है ना। तो हमको ये याद रखना है कि जो 2 केसेस हैं, पहला है a इज़ ग्रेटर देन b, दूसरा है a इज़ लेस देन b। तो इस रेशियो में a बाई बी में अगर हम कुछ एक कांस्टेंट लेट से m ऐड करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, वेयर m इज़ ग्रेटर देन 0, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है बाद वाले फ्रैक्शन से, अगर a इज़ ग्रेटर देन b। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, then if we add a constant m to both numerator and denominator, then original fraction is bigger than बाद में जो ऐड करने के बाद फ्रैक्शन आएगा उसमें, ठीक है। ऐसे ही जब a इज़ लेस देन b होगा तो क्या होगा? तो ये साइन उल्टा हो जाता है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, एंड दिस कम्स एज दिस a+m/b+m। आर वी क्लियर ऑन दिस?
है ना। ये समझ में आ रहा है कैसे कंपेयर किया हमने, है ना। मैंने अभी आपको दिखा दिया कैसे कंपेयर किया। तो आपको ये एज इट इज़ जो ये चीज़ है वो अपनी कॉपी में नोट कर लो और उसको याद कर लो कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b, देन अगर हम कांस्टेंट एक m ऐड करते हैं तो जो इनिशियल फ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है बाद वाले फ्रैक्शन से, और ऐसे ही अगर a इज़ लेस देन b होता है तो बाद वाला फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होता है इनिशियल वाले फ्रैक्शन से। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब और इसमें आगे बढ़ने का कुछ है नहीं, इसमें बस वही ओरिजिनल टर्म्स हमने डिफाइन किए हैं। यहाँ पे ये कम हो जाता है ना, यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो की। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं होता है, जब हम जैसे a/b है ना, अब मैंने इसका ऊपर भी स्क्वायर कर दिया और नीचे भी स्क्वायर कर दिया, उसके बाद रेशियो लिया, मतलब a² / b², इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब मैंने इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का। करेक्ट। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूँ दोनों का तो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। और ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जब मैं क्यूब कर दूँ दोनों का तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? वैसे ही जैसे सब डुप्लीकेट में था a² 1/2 हो गया था ना, इसी को तो रूट a बोला था, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा a³ 1/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a⁻³ 3। ठीक है, रेडिकल ऑफ 3, है ना। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये एज इट इज़ आपको याद रखना है। इन्वर्स रेशियो क्या होता है? अगर a/b है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/a/b। तो 1/a/b क्या हो जाएगा? b/a। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, बस ये मैं बोल रहा हूँ इन्वर्स इसका ये होता है। अगर a/b है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/this होल क्वांटिटी। किसी भी चीज़ में अगर c है तो मैं c का इन्वर्स निकालूंगा तो 1/c हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। कंपाउंड रेशियो की अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, द कंपाउंड रेशियो ऑफ टू रेशियोज a/b एंड c/d, ये कैसे आता है? a/c रेशियो ऑफ b/d। अब ये क्या मतलब है? अब दो रेशियोज हैं मेरे पास a/b, मतलब a/b, है ना, और c/d। तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? जब हम ये ऊपर वाले को और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज ac और bd। अगेन दिस इज़ नॉट इक्वल, ये बस मैंने आपको बताने के लिए बताया कि जब दोनों के न्यूमरेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें और उसका रेशियो निकालें तो क्या आता है? दैट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड ऑफ टू रेशियोज। करेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड ऑफ टू रेशियोज। ठीक है। If three quantities A, B, C are in the ratio of 1:2:3, then we write as A:B:C is equal to 1:2:3। ये आपको क्वेश्चंस में दिखेगा कि थ्री क्वांटिटीज़ A, B, C आर इन द रेशियो 1:2:3। तो इस केस में हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए क्वेश्चन में? हम A को ले लेंगे x, B को ले लेंगे 2x, C को ले लेंगे 3x। ये हो गई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसके बाद हम x को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है ये सब। अब जो ये रेशियो है, इससे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर A:B:C है, दैट इज़ 1:2:3, तो इससे मैंने आपको क्या बोला? आप क्या ले लो? A को x ले लो, B को 2x ले लो, और C को क्या ले लो? 3x ले लो। तो क्या हम इसे A:B भी बता सकते हैं? A:B क्या होगा? सिंपल, ये दोनों का रेशियो 1:2। B:C क्या होगा? 2:3, है ना। A:C क्या होगा? 1:3, है ना। ये दोनों को ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, इसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। अब हम कर लेते हैं थोड़े से, जस्ट अ मिनट, अब हम कर लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स। चलो पहला देखते हैं। डिवाइड ₹560 इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो जैसे हमने 50 को डिवाइड किया था वैसे आपको इसमें डिवाइड करना है। तो जब मैंने आपको बताया तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो ए है तो ए क्या हो जाएगा? 3/3+4 इंटू 560, है ना। कितना हो जाएगा? 3/7 इंटू 560, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? ये 80 दैट इज़ 240। करेक्ट। और ऐसे ही बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 4/7 इंटू 560, 7×8 = 56 अगेन, 4×8 = 32, 320। सिंपल है, वही वाला कंसेप्ट हमने यूज़ कर लिया दोबारा। So guys, this was just a demo lecture. I hope you enjoyed the lecture. For viewing the full course, you can log on to our website www.thelaymanway.com and go to the paid courses and enroll for the course. The course has already started from 15th of Feb and we have been uploading lectures since then. और कोर्स में हम MCQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं. The students are loving it and you can watch more such demo lectures
of previous course on our website as well, and the course is running at 70% discount. So please hurry up and enroll for the course, because it is only till 1st of March that this discount is valid. You can view the full course schedule with this link. The link is, all these links are also in the description, and we'll refund you your full money if you don't think we added value to your preparation. So we'll be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangement, short tricks, comprehension, practice sheets, and so much more. So go, hurry up and enroll for the course. So thank you so much, and if you want to call us or WhatsApp us, you can do on this number 7724886251. So thank you so much. We'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.